लर्न विद केयर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो 100 प्रश्नों का जीके बूस्टर सीरीज शुरू किए हैं उसका ये छठा भाग है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी शक संवत। ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। कथक भारत के शास्त्रीय नृत्य है, तो ये किस क्षेत्र का प्रमुख क्षेत्र भारतीय नृत्य है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए उत्तर भारत का। हमारा ऑप्शन ए सही जवाब होगा। मेन मुख्य रूप से ये उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? निम्नलिखित में से उत्तर देना है कि सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है। सही जवाब होगा शाह खालिद हवाई अड्डा रियाद। ये रियाद में है शाह खालिद हवाई अड्डा। ये विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न है, इजराइल की राजधानी कहाँ है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी यरूशलेम। राजधानी इजराइल की राजधानी है वो यरूशलेम है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। जर्मनी की सरकारी मुद्रा क्या कहलाती है? ड्यूस मार्क। जर्मनी की जो सरकारी मुद्रा है उसे ड्यूस मार्क कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चोल साम्राज्य का सही प्रशासनिक प्रभागों का अवरोही क्रम है। तो जो अवरोही क्रम है वो है मंडलम, मंडलम से छोटा होता है वलनाडु और वलनाडु से छोटा होता है कुरम। ठीक है, सबसे छोटा कुरम, कुरम के बाद जो आता है वलनाडु आता है, वलनाडु के बाद मंडलम होता है। ये अवरोही क्रम है, यानी कि सबसे बड़ा मंडलम, मंडलम से छोटा वलनाडु और वलनाडु से छोटा कुरम। हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये बेलग्रेड में हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में हुआ था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले व्यक्ति कौन थे? सही जवाब होगा अटल बिहारी वाजपेयी। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषा में भाषण दिया था। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। स्विट्जरलैंड के विधानमंडल को क्या कहते हैं? फेडरल असेंबली। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को फेडरल असेंबली कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? मुंबई में। दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चोल राजा राजेंद्र ने श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध नौसैनिक अभियान क्यों किया था? इसका सही जवाब होगा दक्षिणी पूर्व एशिया के साथ होने वाले भारतीय व्यापार के मार्ग से अवरोधों को समाप्त करने तथा चीन के साथ चोल व्यापार का विस्तार करने हेतु राजेंद्र ने श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध नौसैनिक अभियान किया था। तो हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। चोल साम्राज्य के पतन के लिए मुख्य कारण थे, तो इनमें से कौन सा कारण था तो देखते हैं। तो सतत युद्धों के कारण चोलों की वित्तीय एवं अन्य संसाधनों में कमी हो गई। ये सही है ये कारण। चोल साम्राज्य की सीमाओं पर स्थित चोल मंडलों को पड़ोसी राज्यों ने आत्मसात कर लिया। ये भी सही है। कृषिजन्य संकट एवं अधिकारीन तंत्र या चोल नौकरशाही द्वारा जनता के शोषण के विरुद्ध जन विद्रोह, ये भी सही है। तो इस तरह से उपरोक्त सभी हमारा सही जवाब होगा। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद स्थित अभय घाट किसकी समाधि स्थल है? सही जवाब होगा मोरारजी देसाई की। ठीक है, तो जो अभय घाट है वो मोरारजी देसाई की समाधि स्थल है। ये समाधि स्थल
कौन से व्यक्तियों की है, ठीक है, कौन से समाधि स्थल किस व्यक्ति की है, इसका वीडियो बनाया जा चुका है जो आपको काफ़ी बेहतरीन ढंग से समझ में आने वाला है। आप जाके हमारे प्ले लिस्ट में सर्च करके देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन तरीके से बताया गया है। एक बार देखने के बाद निश्चित ही आपको याद हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अमजद अली खां किस विद्या से संबंधित है? ये सरोद विद्या से, अमजद अली खां जो है सरोद से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है सही जवाब होगा हमारा। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी चीन। तो देखिए ये 2011 की जनसंख्या के आधार पे है, लेकिन अगर वर्तमान में जनसंख्या की गणना हुई तो भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो जनसंख्या है, अभी भारत की जो भी जनसंख्या है वो जनसंख्या 121 करोड़ ही काउंट होती है 2011 के जनगणना के अनुसार। लेकिन इस बार की जो जनगणना की रिपोर्ट आएगी तो निस्संदेह ही हम लोग चीन से आगे निकल जाएंगे और इस तरह से हम विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश बन जाएंगे। लेकिन जब होगा तब होगा। फिलहाल प्रश्न के हिसाब से जो हमारा सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, चीन। भारत के विदेशी विनिमय समय का प्रतिरक्षक कौन है? सही जवाब होगा ये आरबीआई है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? सही जवाब होगा सांडों की लड़ाई। सांडों की लड़ाई जो है वो स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब होगा मुनार मिर्डल। ये जो हैं इन्होंने एशियन ड्रामा पुस्तक लिखी है, गुनार मुर्डन। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा, गुनार मिर्डल। अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सी सही जवाब होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब होगा बाण भट्ट। बाण भट्ट ने हर्षचरित पुस्तक लिखी है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? सही जवाब होगा अल-बुरूनी। अल-बुरूनी ने शाहनामा नामक पुस्तक लिखी है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। जो फाहियान था वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन डी। चीनी यात्री हैंसंग किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हैंसंग भारत आया था। तो इस तरह से हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? हमें सन बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1469 ईस्वी में। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। गुरु नानक देव का जन्म जो हुआ था वो 1469 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों इस वीडियो में ये जो सीरीज चल रहा है इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अगर हम लोग 100 प्रश्नों को एक्सप्लेन करते चलेंगे तो वीडियो जो होगा लगभग 2 से ढाई घंटे का हो जाएगा, ठीक है। तो इसे शॉर्ट टाइम में रिवीजन करने के लिए बिना एक्सप्लेनेशन के इसे बनाया जा रहा है। उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को ज़रूर समझेंगे कि एक्सप्लेन क्यों नहीं किया जा रहा है। जैसे ही ये सीरीज ख़त्म होता है तो हम लोग 30-30 प्रश्नों का सेट बनाएंगे और उसे पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू थे। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ में कब एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? सही जवाब होगा वर्ष 1916 में। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। बिहार को बंगाल से अलग करके एक पृथक प्रांत कब बनाया गया था? इसका सही जवाब होगा वर्ष 1912 में। 1911 में जो दिल्ली दरबार लगा था उसी में ये तय किया गया कि बिहार और बंगाल 2 अलग अलग राज्य होंगे और ये 2012 से लागू हो गया। तो इस तरह से हमारा सही जवाब वर्ष 1912 होगा। ऑप्शन बी सही जवाब होगा।
नालंदा महाविहार का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुप्त। ठीक है, तो गुप्त वंश के शासनकाल के दौरान नालंदा महाविद्यालय का निर्माण हुआ था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संसद में कौन शामिल है? तो इसका सही जवाब होगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों के मिलने से संसद का निर्माण होता है। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इस तरह से ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यगण भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी सही जवाब होगा। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही जवाब होगा लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। जब भी संयुक्त बैठक होती है उस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लेकिन जो संयुक्त बैठक होती है उसे बुलाते राष्ट्रपति हैं, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो सही जवाब होगा लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, दो अधिवेशनों के मध्य अधिक से अधिक कितने दिनों का अंतर हो सकता है? सही जवाब है 6 माह। दो अधिवेशनों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। भारतीय संविधान द्वारा कारखानों और खानों में ऐसे बच्चों को रोजगार देना वर्जित किया गया है जिनकी आयु निम्न वर्ष से कम हो। तो सही जवाब होगा 14 वर्ष से कम हो। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। तो एक तरफ संस्था दिया गया है और दूसरी तरफ उसका राष्ट्रीयकरण वर्ष दिया गया है। तो देखते हैं, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण यहाँ बताना है कौन सुमेलित है। ठीक है, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था, ये सुमेलित है। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1955 में किया गया था, यह भी सही है। लेकिन पीएनबी का राष्ट्रीयकरण 1950 में नहीं किया गया था। पीएनबी का जो राष्ट्रीयकरण वर्ष है वो है जुलाई 1969। याद रखेंगे, पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था वो जुलाई 1969 में किया गया था। ठीक है, तो हमारा 1 और 2 सही है, जबकि पीएनबी 1950 गलत है। इसका सही जवाब है पीएनबी का राष्ट्रीयकरण किया गया था जुलाई 1969 में। जब मुख्य 13 बैंकों को जुलाई 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया था, उसी के साथ उसी समय पीएनबी का भी राष्ट्रीयकरण किया गया था जुलाई 1969 में। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? सही जवाब होगा लोकसभा अध्यक्ष। हमारा ऑप्शन डी सही जवाब होगा। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो 31। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की जो उच्चतम संख्या हो सकती है वो 31 हो सकती है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। माफ कीजिएगा दोस्तों, उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीशों की कुल संख्या है वो 34 है। अभी 34 है। 33 न्यायाधीश प्लस एक मुख्य न्यायाधीश, टोटल 34 है। अगर केवल न्यायाधीशों की संख्या पूछे, ठीक है, तो 33 बोलेंगे। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश सहित पूछे तो 34 बोलेंगे। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश सहित उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीशों की कुल संख्या होती है वो 34 होती है। तो इस तरह से हमारा सही जवाब होगा 34। ये ऑप्शन नहीं है, इसमें पहले 31 था लेकिन वर्तमान में 34 है मुख्य न्यायाधीश के मिलाकर। कौन सा ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जिसका अपना एक उच्चतम न्यायालय है? सही जवाब होगा दिल्ली। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। उच्चतम न्यायालय का उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति को। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? सही जवाब होगा वर्ष 1951 में। इस तरह से ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा चीनी का मुख्य उत्पादक देश है? सही जवाब होगा भारत। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा।
तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो चलिए देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करते हैं। राजराज जयगोंड के उपनाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरा है राजेंद्र प्रथम को गंगई कोड के नाम से जाना जाता है। राजाधिराज के नाम से विजय राजेंद्र को जाना जाता है और राजेंद्र द्वितीय को प्रकेसरी के नाम से जाना जाता है और विक्रम चोल को त्याग समुद्र के नाम से जाना जाता है। याद रखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या पॉज करके इसको लिख लेंगे और याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में सोने का सर्वाधिक उत्पादक करने वाला देश कौन सा है? सही जवाब होगा दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। दक्षिण अफ्रीका में विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन होता है। किस चोल शासक के शासनकाल में भूमि का सर्वेक्षण किया गया था? सही जवाब होगा कुलोतुंग के शासनकाल में, ठीक है। सॉरी, ये कुलोतुंग और राजेंद्र प्रथम, ये दोनों होगा ऑप्शन, कुलोतुंग और राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न है, कौन सा नगर डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है? सही जवाब होगा रोम। रोम जो है डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय किस बैंक द्वारा नियंत्रित होता है? सही जवाब होगा भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। मर्मुगांव पत्तन किस राज्य में स्थित है? सही जवाब होगा गोवा। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। मर्मुगांव पत्तन गोवा राज्य में स्थित है। पौधे का जनन अवयव कौन होता है? पुष्प। पौधे का जनन अवयव पुष्प होता है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? सही जवाब होगा विटामिन B1। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। किसी चुंबक का चुंबकत्व किससे दूर किया जा सकता है? हथौड़े से पीटकर। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा हथौड़े से पीटकर। मृदा अपरदन किसके द्वारा रोका जा सकता है? वन रोपण द्वारा। वनों की रोपाई करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब होगा वर्ष 1992 में। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। वरीयम के चुनाव के लिए निम्न में से किस योग्यता की जरूरत नहीं थी? तो समाज के केवल 3 वर्गों की सदस्यता, इसकी जरूरत नहीं थी। बाकी 1/4 कर योग्य भूमि का स्वामित्व होना जरूरी था। स्वयं अपने भूमि पर बने हुए गृह में निवास करना आवश्यक था और 35 से 70 वर्ष के बीच की आयु होनी जरूरी थी। लेकिन समाज के केवल 3 वर्गों की सदस्यता जरूरी नहीं थी। तो हमको ये बताना है कौन योग्यता जरूरी नहीं थी। तो ऑप्शन डी जो थी वो जरूरी नहीं थी। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस कहाँ की गुप्तचर संस्था है? सही जवाब होगा पाकिस्तान की। ISI जो है वो पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था है। भारत का रॉ है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। कलिंग युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा लोगों की हताहतों की परिणाम सही नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है मौर्य सेना में कटौती कर दी गई। ये परिणाम सही नहीं है। जबकि सैनिकों एवं नागरिक संख्या लगभग 4 लाख थी, ये सही है। व्यक्तित्व युद्ध के नृशंस परिणामों से अशोक के और सार्वजनिक नीतियों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, ये भी सही है। कलिंग युद्ध के बाद उसने कोई युद्ध नहीं किया, ये भी सही है। लेकिन डी गलत है तो हमें गलत ही बताना था। तो इस तरह से हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा A.O. ह्यूम को। A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने
वायसराय करजन की तुलना किससे की है? इसका सही जवाब होगा औरंगजेब से की है। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, टैगोर ने लोकमाता एवं अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा? सही जवाब होगा मार्गरेट नोबल को। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। वर्ष 1906 के कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम किसने स्वराज की मांग की? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, तो 1906 के कलकत्ता के अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग की गई थी और ये मांग दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। प्रथम विश्व युद्ध के समय किसको रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया? तो इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी को। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। किसको मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? सही जवाब होगा मैडम कामा को। मैडम भीकाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। मुस्लिम लीग ने किस वर्ष मुक्ति दिवस मनाया था? तो इसका सही जवाब होगा वर्ष 1939 में। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? सही जवाब होगा 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली का प्रारंभ किया था। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। टॉमस रो किसके समय भारत आया था? सही जवाब होगा जहांगीर के समय। ठीक है, तो टॉमस रो जहांगीर के समय भारत आया था। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। जब्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन था? टोडरमल। जब्ती प्रणाली का जो जन्मदाता है वो टोडरमल था। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। इलाही गज का प्रचलन किसने करवाया? सही जवाब होगा अकबर ने। इलाही गज का जो प्रचलन था अकबर ने कराया था। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को। औरंगजेब को जिंदा पीर के उपनाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। लोधी वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया? सिकंदर लोधी ने। ठीक है, तो सिकंदर लोधी ने राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से उद्धृत है, यानी कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। भूगोल का जनक किसको माना जाता है? हेकेटियस को। हेकेटियस को भूगोल का जनक माना जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? अरुण को। अरुण को लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। किस ग्रह को शाम या भोर का तारा का नाम भी जाना जाता है, यानी कि शाम या भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल को। मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। सूर्य की किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक तापमान का प्रभाव है? ठीक है, तो हमें बताना है। तो बर्फ का जमना ये तो नहीं है, ठीक है, लेकिन समुद्र तल का ऊपर उठना ये वैश्विक तापमान का, यानी कि जैसे जैसे समुद्र तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे समुद्रों में जो भी बर्फ जमी हुई है वो गल रही हैं और जल में परिवर्तित हो रही हैं, जिससे कि समुद्र तल ऊपर की तरफ उठ रहा है। महासागरीय धराव की प्रकृति में परिवर्तन ये भी
तापमान के बढ़ने के कारण है। तो इस तरह से बी और सी जो होगा सही जवाब होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा, बी और सी। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवस्थित देश कौन सा है? इसका सही जवाब होगा मंगोलिया। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। टिहरी बांध किस नदी पे बना है? सही जवाब होगा भागीरथी। टिहरी बांध भागीरथी नदी पे बना है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। विश्व का सबसे बड़ा फरक्का बैराज भारत के किस राज्य में गंगा नदी पे बना है? तो पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज जो है वो गंगा नदी में बना है और बंगाल में यह स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। भारतीय गैस प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? सही जवाब होगा वर्ष 1984 में। तो भारतीय गैस प्राधिकरण की स्थापना जो थी वर्ष 1984 में की गई थी। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। भारत में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1965 में। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। झील के अंदर झील मेन्यूटू किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए कनाडा में। तो झील के अंदर जो झील है मेन्यूटू जिसको कहा जाता है वो कनाडा में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। किस देश को यूरोप का भारत कहा जाता है? सही जवाब होगा इटली को। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। भारत के किस राज्य में लाख का सर्वाधिक उत्पादन होता है? झारखंड में। झारखंड में लाख का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई जो धातु थी वो कौन सी धातु थी? ठीक है, तो मानव ने सबसे पहले तांबा धातु का इस्तेमाल किया था। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। और तांबा को ही लौह अयस्क के नाम से जाना जाता था। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक कितने प्रतिशत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? तो 10%। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। केरल में इलायची सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती है भारत में। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है ये बताना है। तो 89 का हमें बताना है। तो देख लेते हैं 89 का। तो चोल साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत भूमि कर था। यह सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में लेन देन का माध्यम धान था। यह भी सही है। विदेशी व्यापार हेतु महाबलीपुरम तथा कावेरीपट्टनम महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। ये भी सही है। कलंजू या पोनचोल शासकों द्वारा प्रसारित स्वर्ण मुद्रा थी। ये भी सही है। तो इसमें कोई भी कथन असत्य नहीं है। ठीक है, तो निम्न में से कोई असत्य नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य बताना है। तो चोल काल में देवदासी प्रथा प्रचलित थी। सत्य है। चोल राजा शैवमत के संरक्षण थे। ये भी सत्य है। चोलकालीन कांस्य प्रतिमाओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध नटराज की प्रतिमा है। ये भी सही है। चोलकालीन लेखक जयंगडूर ने तमिल, ये तो कट गया है, कोई बात नहीं, तो तमिल रामायण की रचना की थी। इसका सही जवाब क्या है कि चोलकालीन लेखक जयगोंडूर ने तमिल रामायण की रचना की थी। गलत है, इन्होंने तमिल रामायण की रचना नहीं की थी। तो इसमें सत्य जो है वो 1, 2, 3 सत्य है, जबकि 4 असत्य है। कथन दिया गया है चोलकालीन प्रशासन की मुख्य विशेषता स्थानीय स्वशासन को प्राप्त स्वायत्तता थी। ठीक है, कारण दिया गया परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख से चोल प्रशासनिक प्रणाली की जानकारी मिलती है। तो अब कूट से जवाब देना है। तो ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की समुचित व्याख्या है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। कथन ए भी है और आर उसका सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। सोडियम को कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल में, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करता है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, जल में नहीं रखा जाता है। क्योंकि अगर जल में रखेंगे तो ये जल में उपस्थित निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो
जनसंख्या दबाव ये तो कारण है, प्रछन्न बेरोजगारी ये भी कारण है, सहकारी कृषि ये कारण नहीं है, तो भू जोत का छोटा आकार ये भी कारण है। तो हमें ये बताना है कौन कारण नहीं है, यानी कौन सा इसमें गलत है। तो सहकारी कृषि ये कारण नहीं है, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा, काला। अगला प्रश्न है, आग बुझाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा, आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। सिनेबार किसका अयस्क है? सही जवाब है पारा का। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। हंसाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब होगा वर्ष 1982 में। 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। लॉर्ड्स किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो लॉर्ड्स का मैदान जो है वो क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। और आज का अंतिम प्रश्न, सार्वजनिक या निजी क्षेत्रक में किसी उद्यम के वर्गीकरण का क्या आधार होता है? तो जो आधार होता है वो उद्यम की परिसंपत्तियों का स्वामित्व, यही आधार होता है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब होगा। उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें जितने भी प्रश्न इस सीरीज में हम लोग कर रहे हैं, ये 100 वीडियो इसमें चलेगा, जो आपको प्रत्येक वीडियो में 100 प्रश्न मिलेंगे। तो अंततः आपके पास 10,000 प्रश्नों का एक संग्रह हो जाएगा, जो किसी भी एग्जाम में जिसमें जीके जीएस की संख्या होती है, जो कि हर एग्जाम में होती है, तो उसमें काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो यदि आपने इस सीरीज को पूरा कर लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको जीके जीएस में बहुत हद तक हेल्प हो जाएगी। तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।